जी, मेरे साथी जिला में महामंत्री राजवीर जी, सुनील गोयल जी, मेरे साथ जिला में उपाध्यक्ष श्रीमान संजय राणा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष और नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर आदरणीय श्रीमान राजेश जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान यशपाल ठाकुर जी व आए हुए सभी प्रेस व मीडिया के सभी मेरे साथी, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता के लिए आप सब से रूबरू होने के लिए हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्रीमान प्रवीण अत्रे जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे अपनी बात रखें। आदरणीय प्रवीण। सभी पत्रकार साथियों को, छायाकार साथियों को नमस्कार। आज करनाल में आप पत्रकार साथियों के रूबरू होने का एक विशेष कारण है। जैसा कि आप जानते हैं सभी, हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चंडीगढ़ से संबंधित एक प्रस्ताव पास किया। सबसे पहले एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका जन्म धोखे से हुआ। आप सब जानते हैं किस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन के समय इस पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से ये घोषणाएं करते रहे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। चलिए, आप राजनीति में आ गए। फिर आपने ये घोषणा की सार्वजनिक मंच से कि मैं बच्चों की कसम उठाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। दिल्ली में वो भी किया। मतलब सीधा सा एक राजनीतिक दल जिसके सुप्रीमो को आम जन, या यूं कह लीजिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप सभी साथी सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप में से बहुत से चैनल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। आप साथियों के जो रिपोर्टिंग्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो जिस तरह से आप या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले लोग इस राजनीतिक दल के सुप्रीमो के इतिहास को देखते हुए जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन जो भाषा प्रयोग हो रही है मैं केवल उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था, एक बहुत सीनियर पत्रकार गिरगिट बोल रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो गिरगिट को भी मात कर देता है। वो राजनीतिक दल पंजाब में सत्ता में आते ही हरियाणा के हितों पे कुठाराघात करता है। एक ऐसा एक तरफा प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में लेके आया जाता है और जिसमें यह दावा किया जाता है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब को दीजिए। और जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात, उसी राजनीतिक दल के जो नेता हरियाणा में राजनीति करते हैं, उसी राजनीतिक दल के सुप्रीमो जो खुद को हरियाणा का बेटा बताते हैं, वो इस मुद्दे पे चुप्पी साध लेते। मतलब साफ है। हालांकि आम बोलचाल भाषा में हम कहते हैं कि पूत अगर कपूत भी हो जाए तो वो पड़ोसी की गोद में जाके नहीं बैठता, लेकिन यहां तो यही हो रहा है। चाहे हम आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की बात करें, चाहे हम सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, और वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कल ही उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते, वरना शब्दों की कमी हमारी डिक्शनरी में भी नहीं है। आप जैसे मित्र ही बहुत से शब्द दे देते हैं। कोई मित्र कह रहा था कि 2G गुप्ता जी हैं, लेकिन हम फिर भी इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। कोई मित्र गिरगिट बता रहा था, लेकिन हम फिर भी इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। लेकिन वो लोग जो हरियाणा के नागरिक, हरियाणा का पुत्र होने का दावा करें, और जब पंजाब विधानसभा में
हरियाणा के हितों पे डाका डालने की बात हो और वो चुप्पी साहब। जिस तरह से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चंडीगढ़ के ऊपर दावा ठोका, विधानसभा में एक तरफा एक प्रस्ताव लेके आए, लेकिन ये लोग जो हरियाणा के हक हैं, खास तौर पे जब SYL की बात आती है, SYL का जिक्र क्यों नहीं करते? हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आज आप पत्रकार साथियों के सामने आने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप साथियों के जरिए, आप साथियों के मार्फत हम इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप राजनीति तो हरियाणा में करो, लेकिन जब हरियाणा के हितों पे डाका डलेगा तो आप चुप्पी साधोगे। ये हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी। हरियाणा ने अपने इन हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं आप पत्रकार साथियों से भी ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप सभी साथी हरियाणा के हैं, आप सभी साथी भी हरियाणा के हितों के लिए चिंतित होंगे। आप जिस तरह से आप साथी, इस तरह से हरियाणा का आमजन वो भी ये बात बेहतर जानता है कि हरियाणा के लोग 1 फुट जमीन नहीं देते। आम आदमी पार्टी हमसे चंडीगढ़ लेने की बात कर रही है, और वो भी इस तरह से संविधान को धत्ता बता के, देश के संघीय ढांचे पे चोट करके। जिस राजनीतिक दल को ना तो देश के संघीय ढांचे की चिंता है, ना संविधान की चिंता है, और जिस 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिक्र करते हैं ये मित्र, मेरा इनसे एक सवाल है, क्या आपने कभी उस एक्ट को पढ़ा है? मेरा सवाल सुशील गुप्ता से भी है कि कभी मौका लगा के उस एक्ट को पढ़िए। उस एक्ट में क्या लिखा है? एक तरफ पंजाब सरकार माननीय हाईकोर्ट में हलफनामा देती है और जिसमें स्वयं ये बात मानती है कि 1966 से पहले पंजाब का, चंडीगढ़ पंजाब का था, लेकिन 1966 के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जब आप हलफनामा देकर इस बात को मानते हैं तो फिर आप चंडीगढ़ पे अधिकार किस तरह से जमा सकते हैं? और दूसरी बात, क्या आप नहीं जानते कि हरियाणा के लिए चंडीगढ़ के लिए हरियाणा के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, और जब आप इन बातों का जिक्र करते हैं तो आप SYL का जिक्र क्यों नहीं करते? ये वो लोग हैं जो जब हरियाणा के अंदर आते हैं तो अपना रंग बदलते हैं, लेकिन जब दिल्ली में बैठे होते हैं तो आपको वो बयान भी याद होगा जिसमें केजरीवाल साहब ने ये कह दिया था कि पंजाब के पानी पे पंजाब का हक है। जबकि हम सब बेहतर जानते हैं कि 1966 में जब हरियाणा प्रदेश अलग हुआ, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, जिसमें पंजाब के संसाधनों का बंटवारा हुआ, उसमें SYL के पानी पे हरियाणा के हक का बात कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2002 की बात करें, 2004 की बात करें, नवंबर 2016 की बात करें, लगातार हरियाणा के हक की तस्दीक कर चुका है। हरियाणा की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर धरती उस पानी के इंतजार में है। हरियाणा का किसान उस पानी के इंतजार में है। और आप बेहतर जानते हैं, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पे बारिश भी कम होती है, बहुत से क्षेत्रों में पानी का अभाव हरियाणा में है। उसके बावजूद अगर कोई राजनीतिक दल हरियाणा के उस पानी की बात ना करे, पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब की पार्टी की सरकार बनी है, अगर केजरीवाल साहब, सुशील गुप्ता जी अपने आप को हरियाणा का पुत्र बताते हैं, तो क्या एक पुत्र को अपनी धरती माँ की प्यास बुझाने के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या केजरीवाल साहब को, भगवंत मान को ये नहीं कहना चाहिए कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिया जाए? माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस हक की तस्दीक एक बार नहीं बार बार कर चुका है, क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को उस हक के लिए बात नहीं करनी चाहिए? लेकिन नहीं, ये गिरगिट, मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इस शब्द को प्रयोग होते देखा है। ये हमारा शब्द नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। हम किसी तरह की अमर्यादित भाषा में विश्वास नहीं करते।
लेकिन जो लोग कदम कदम पे अपनी बात से पलटे, जो लोग कदम कदम पे झूठ बोले, जो लोग कदम कदम पे हरियाणा प्रदेश के हकों पे डाका डालने की बात करें, मजबूर हो जाते हैं हम आप जैसे साथियों के द्वारा अपनी बात उन तक पहुंचाने के। मैं आप साथियों के सामने आया इसलिए कि आप साथियों के जरिए हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक तक मेरी बात पहुंचे। विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी के ये नेता जिस तरह का झूठ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोलते रहे, वो आपके सामने आ चुका है। मैं तो आप साथियों की रिपोर्टिंग भी देखता हूं। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर स्कूलों का जिक्र किया था, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वायदा किया था। आप जैसे एक मित्र ने सवाल पूछा आम आदमी पार्टी के नेता से कि आपने दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले? 0। आरटीआई में जवाब मिला 0। उन्होंने वायदा किया था दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, लेकिन आरटीआई में जब पूछा गया तो आप लोगों को हैरानी होगी, एक भी नया हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नहीं बनाया। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है इस पे, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार ने ऐलान किया है सच बोलो। घर में झूठों की मंडी है लगी और बाहर लिखा है सच बोलो। तो जो लोग कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, जो लोग हरियाणा के हितों पे डाका डालने की बात करते हैं, मेरा आप साथियों से भी एक निवेदन है कि ऐसे लोग जब भी आपके सामने आए, आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि आप हरियाणा के हितों की बात क्यों नहीं करते, आप SYL के पानी की बात क्यों नहीं करते, आप हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात क्यों नहीं करते। मैं सुन रहा था कल सुशील गुप्ता जी मीडिया में एक बयान दे रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बयान को सुन। राजनीति आप हरियाणा में करेंगे, लेकिन तरफदारी आप पंजाब की करेंगे। वो उस बयान में सीधे सीधे पंजाब की तरफदारी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई धरती पुत्र कहने वाला आदमी पड़ोसी की गोद में बैठ जाए। मुझे नहीं लगता आपके सामने भी कोई इससे पहले ऐसा उदाहरण आया हो। तो मेरा निवेदन यह है कि जब भी आम आदमी पार्टी के कोई नेता आपके सामने आए, उनसे एक सवाल अवश्य पूछिएगा कि आप क्यों चाहते हैं कि हरियाणा को उसका हक ना मिले, क्यों आप हरियाणा के हक की बात नहीं करना चाहते। यही निवेदन करने में आप साथियों के सामने आया था। आपने पानी की बात छेड़ी है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, नदियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते? देखिए, जब हम पानी की बात करते हैं, SYL की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप सारे पत्रकार साथी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि SYL की पानी के लिए हरियाणा में जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा। मेरा क्वेश्चन है, मैं वही बता राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते? मैं वही बता रहा हूं। जब जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं हमारा संविधान कुछ विषयों पे सर्वसम्मति की बात करता है, और सर्वसम्मति कब होती है? जब ये सब प्रदेश इकट्ठे अपनी सहमति दें। जब सड़कें राष्ट्रीयकरण हो सकता है, सड़कों का स्वर्गीय वाजपेयी जी की भी यही इच्छा थी नदियों का राष्ट्रीयकरण करना, वो प्रपोजल कांग्रेस के टाइम में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अब तो सरकार दूसरी टर्म में आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। क्यों नहीं करते आपने खुद भाई, हाँ जी, मेरा सवाल है, सच कौन सा राजनीतिक दल बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये बताएं। लगातार सच आपके सामने रख रहे हैं। आज भी आपके सामने सच रखने आया हूं, आज भी सच की बात कर रहा हूं। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? या हरियाणा के विधानसभा के जो सत्र बुलाया गया है, उसमें हरियाणा का जो दावा है चंडीगढ़ को लेकर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को लेकर, क्या उसमें पास किया जा सकता है बिल कि ये चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हमारा है, ये विरासत जो है इस पे हरियाणा का सबसे पहला हक है? आपको जिस बात को आपने पूछा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से ये बात स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, ये स्थापित सत्य है। चंडीगढ़ पे हरियाणा का भी हक है, चंडीगढ़ पे पंजाब का भी हक है। लेकिन पंजाब अगर ये प्रस्ताव पारित करे कि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है, पंजाब को दे दीजिए, हमारी लड़ाई किस बात की?
सर खुले शब्दों में यदि कहा जाए, हरियाणा भी तो कर सकता है अपनी विधानसभा के अंदर। जी आपने जो कहा कल विधानसभा विवाद उत्पन्न हो ही चुका है जी, तो जब वो सेंटर का चंडीगढ़ है, यूटी है, उसको यूटी रहने दिया जाना चाहिए। पंजाब को अपनी राजधानी अलग बना लेनी चाहिए, हरियाणा को अलग बना लेनी चाहिए, चंडीगढ़ का जो स्तर है उसको वैसे का वैसे रहने देना चाहिए। अब विषय अकेला चंडीगढ़ नहीं है, विषय SYL का पानी भी है जी, विषय हिंदी भाषी क्षेत्र भी है। बिल्कुल है। अगर हम तर्कों पे जाएं, तथ्यों पे जाएं, 1966 में शाह कमीशन बना था, आप मित्रों को जानकारी हो, एक सीमा कमीशन बना था, शाह कमीशन। शाह कमीशन ने तो ये भी कहा था कि चंडीगढ़ हरियाणा की धरती पे बसा है, डिस्ट्रिक्ट अंबाला की जमीन पे बसा है, उस लिहाज से चंडीगढ़ पे पहला अधिकार हरियाणा का है। तथ्य जो बात कह रहे हैं, जिस तरह की पहले बातें हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहे हैं, हम तो उसका सम्मान कर रहे हैं, हम संघीय ढांचे का सम्मान कर रहे हैं, हम संविधान का सम्मान कर रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बात की है कि एक राजनीतिक दल ना तो संविधान का सम्मान कर रहा है, ना संघीय ढांचे का सम्मान कर रहा है, और एक तरफा प्रस्ताव पास करके विधानसभा में सीधा सीधे संघीय ढांचे को चैलेंज कर रहा है। अत्रे जी, 2019 के चुनाव से पहले एक नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब की बार 75 पार, सीटें आई 40, लेकिन अब जो नारा है आपने भी देखा होगा, BL संतोष जी है, 70 पार का नारा दिया गया है, तो अब क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और इस बात का गवाह आप सभी साथी भी हैं, आप सभी साथी फील्ड में रहते हैं। इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, वो एक नज़ीर है प्रदेश के इतिहास में। आप बेहतर जानते हैं, इस प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसका बोलबाला। सर खुले शब्दों में एक करके पूछिए। सर खुले शब्दों में कहा जाए तो केजरीवाल साहब की बात करी, हमारी अभी पीछे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव करनाल में आए थे, पत्रकार के साथ किस तरह की उनकी भाषा थी, शायद आपने भी सुनी होगी, आपको क्या लगता है, क्या वो अमर्यादित नहीं थी? देखिए मित्र, आपका नाम क्या है? मनीष शर्मा सर। मनीष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी भाटिया जी ने भी सर कैमरे के ऊपर गाली दी है, बल्कि आपने अगर सुनी हो वीडियो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक तो मेरा जो दायित्व है वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की बात करने का, दूसरा मैं जिस विषय पे बात करने आया हूँ, अगर हम उस विषय पे रहेंगे तो मुझे लगता है आप भाइयों की मदद से हरियाणा की लड़ाई मजबूत होगी। मैं आपसे सहयोग केवल हरियाणा की लड़ाई का मांगना है। हमारा सिर्फ भाषा के ऊपर है क्या? सिर्फ हम आम भारतीय होने के नाते पूछ रहे हैं आपसे, आप भी भारतीय हैं, क्या बाबा रामदेव ने जो बयान कैमरे के सामने पत्रकार को धमकाया, क्या उन्होंने सही किया इस भारतीय होने के, बाबा होने के नाते? मैंने अपनी बात के शुरुआत में ये बात कही कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अमर्यादित भाषा ना तो बोलते हैं, ना अमर्यादित भाषा की तरफदारी करते हैं। हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। कहने का मतलब है जी, हम अमर्यादित भाषा की बात नहीं करते। ठीक किया था या गलत किया? देखिए, स्वाभाविक है, अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित भाषा बोलता है उसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं ठहरा सकती। तो आप मानते हैं कि उनकी भाषा जो है अमर्यादित थी? मेरी बात का अर्थ क्या निकला? मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, मैंने वो बयान सुना नहीं है, मैंने ये कहा, मैंने नहीं सुना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है वो स्वीकार्य नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने भाषा सही नहीं बोली? साहब, मैंने जब सुना ही नहीं तो मैं कैसे डिसाइड कर दूं? लेकिन अगर अमर्यादित भाषा बोलता है स्वीकार्य नहीं है। मेरा निवेदन आपसे कि मैं आपसे जो प्रश्न करने वाला हूँ, जो ये बड़े भाई और छोटे भाई के अंदर जो प्रॉपर्टी को लेकर सीधा विवाद हो गया, आपको लगता नहीं है महाभारत का ऐलान हो गया? देखिए, जहाँ तक बड़े भाई छोटे भाई की बात आपने की, हम शुरू से कहते थे पंजाब हमारा बड़ा भाई, और हम लोग जिस तरह के सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग हैं, हम जिस तरह की संस्कृति के लोग हैं, घर में भी जब बंटवारा होता है ना तो ढंग क्या होता है, दो भाइयों में अगर पारिवारिक बंटवारा हो रहा है तो दो ढेरी बना के ये कह दिया जाता है कि तू छोटा है, पहले तू चुन ले। ये महाभारत कहाँ तक जाए? वही मैं बता, यही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई की जो हक हैं उस पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। और कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अभी पंजाब में सत्ता में आए और दिल्ली के अंदर जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं,
उनमें से कुछ लोग हरियाणा में भी घूम रहे हैं। सर वो जो लेकिन आपकी बात कही, सर जो से घूम रहे हैं उनका नाम सुनो। उनका नाम है डीटीपी विक्रम कुमार, उनका नाम है तहसीलदार राजबस, उनका नाम है एससी दीपक किंगर, उसके बाद 50 लोगों की लिस्ट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा के खजाने में बहुत बड़ी लूट मारी है, सेल मारी है। अभी तक विजिलेंस इस पूरे मामले को दबा के बैठी है। जिन लोगों के नाम है उनको बुलाया तक नहीं गया। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिरकार इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के जिले में भ्रष्टाचार का कांड हो जाता है। स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही? क्या आप इसका जवाब देना उचित समझते हैं? देखिए, हालांकि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं आज जिस विषय पे बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का सहयोग किस विषय पे, मैं हरियाणा के अधिकारों के लिए मांगने आया सर उसी विषय पे यदि बात करें, लेकिन बात पूरी करने दीजिए ना। लेकिन आपने जो विषय उठाया, जिन लोगों के आपने नाम बताए, कहाँ हैं वो लोग आज, किन्होंने उनको वहाँ भेजा? धैर्य रखिए सर। उसके बाद जो नाम है वो मैं भी कह रहा हूँ, देखिए जब जो जांच होती है ना उसमें हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। आप धैर्य रखिए, इसी सरकार ने उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया ना, थोड़ा धैर्य रखिए। इन दोनों के साथ साथ जो उनके सपोर्टेड थे, जिनके माध्यम से ये सब कुछ जाता था, उनके ऊपर तो आज 1% भी कोई हरफ नहीं घूम रहे। देखिए, आप एक बात मानिए, मसलन जब किसी विषय पे आरसी, जब किसी विषय पे जांच चलती है, उस जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये आप पहले भी देख चुके हैं। जिन विषयों का आप जिक्र कर रहे हैं, जब सरकार ने उन विषयों पे कार्रवाई की तो जो प्रथम दृष्टया जो दोषी थे वो तुरंत अपनी जगह पहुंचा दिए, भले ही कोई भी क्यों ना, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। सर आज के जो एजेंडा आपका आज का है, तो उसी में दोबारा आते हैं। केजरीवाल जी, क्या अगर खुले शब्दों में यदि कहें हम, तो क्या केजरीवाल जी जो वहाँ की जो मर्यादा है, यही बात तो हम कह रहे हैं। पहली बात, पंजाब में इस तरह का एक तरफा प्रस्ताव कैसे आ सकता है? केजरीवाल जी की रजामंदी से आया होगा। केजरीवाल जी पार्टी के सुप्रीमो है। सर इसके पीछे भी प्लान लगता है आपको? स्वाभाविक है। देखिए, जब आप पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे, आपने पंजाब के अंदर जनता से वायदे किए, मुफ्त में ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। लेकिन जैसे ही आपने सत्ता संभाली, आपने क्या बोलना शुरू किया कि पंजाब बहुत बड़े घाटे में है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये बातें तो पहले से पता थी, पब्लिक डोमेन में थी, अलग अलग राजनीतिक दल कह रहे थे, नेता कह रहे थे। उसके बावजूद आपने जिस तरह की घोषणाएं की, फिर आपने क्या किया? आप पहुंच गए केंद्र में पैसा मांगने। भाई, जब आप घोषणाएं कर रहे थे उस वक्त आप मंच से एक फार्मूला बता रहे थे कि मेरे पास ये फार्मूला है, पूरा प्लान बता रहे थे। लेकिन सरकार बनते ही वो फार्मूला कहाँ चला गया? जोनी केजरीवाल जी ने भगवंत मान को फार्मूला पकड़ा दिया कि भाई ये पकड़ वो फार्मूला। इससे आपको नहीं लगता कि आपने झूठ बोल के सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन जैसे ही सच सामने आया, अब आप इस तरह के मुद्दों से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोलने वाली बात की है, सत्ता हासिल करनी है। लेकिन 2014 के चुनाव की अगर बात की जाए, तब मंच के माध्यम से आपके ब्रांड एम्बेसडर ने ही कहा था कि 40 रुपये पेट्रोल मिलेगा, 300 रुपये सिलेंडर मिलेगा, 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आएंगे। सच बोला गया था या झूठ बोला गया था? किस ब्रांड एम्बेसडर ने? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर था, मैं ये जानना चाहूंगा। लाला रामदेव आपके ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे? ये आपको किसने कह दिया? उनके बड़े बड़े पोस्टर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट आप जैसे मित्र भी मांगते हैं हमारे लिए, जो हमारे सज्जन हैं। प्रधानमंत्री ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो लगातार अलग अलग माध्यमों से बोला जा रहा है। आप मुझे एक बार भी वो बयान निकाल के दे दीजिए जिसमें ये कहा हो कि 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। मेरा आपसे केवल ये निवेदन है कि ऐसे झूठ को स्थापित मत कीजिए। जिस संदर्भ में वो वक्तव्य दिया गया, एक बार उसको सुन तो लीजिए। सर आखिरी प्रश्न है कि ये जो जिन है ना, चंडीगढ़ वाला जो जिन है, ये पिछले कई सरकारों में निकलता रहा। इसका रीज़न क्या है? ऐसी कौन सी इंटेंशन हो जाती है हरियाणा सरकार में और पंजाब सरकार के बीच में, या दोनों स्टेट चाहते हैं पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए चंडीगढ़ का दिन बाहर निकाल दिया जाता है, थोड़े दिन में वो अंदर चला जाएगा। ये असली कारण बताएं आप, रीज़न क्या है सबसे बड़ा?
देखिए, ये सवाल आपको पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान चिंतित नहीं, जो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पूछो, हम नहीं लेके आए थे, हमने इस विषय में बात नहीं की। रातों रात लेकर आए हैं, अचानक लेकर आए हैं, रातों रात को अगर ऐसा प्रस्ताव लेके आए उनसे पूछिए ये सवाल। केजरीवाल के पास ऐसी कौन सी चिड़ी है कि तमाम पंजाब की तमाम दिग्गज पार्टियों को पछाड़ कर सत्ता हासिल कर ली, ऐसी कौन सा मंत्र? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विषय से दाएं चली जाएगी, वरना मैं इसके ऊपर भी आपको खुल के बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा विषय अलग हो जाएगा। परवीन जी, आप पार्टी के बारे में बहुत कुछ आपने बोला, पंजाब को लेकर के भी बोला, हरियाणा को भी लेकर के बोला, पानी को भी लेकर के बोला, क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके बढ़ते हुए वर्चस्व को लेकर के चिंतित हैं आप? देखिए, जहां तक आपके वर्चस्व का जिक्र है, मेरा निवेदन फिर सभी पत्रकार साथियों से है कि जो बात मैं कहूंगा आप इस बात को जरूर लिखें। क्या होता है वर्चस्व? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 349 सीटों पे चुनाव लड़ती है, जमानत जब्त हो जाती है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर 70 सीटों पे चुनाव लड़ती है, जिसमें से 68 सीटों पे जमानत जब्त हो जाती है। आम आदमी पार्टी गोवा के अंदर चुनाव लड़ती है 39 सीट्स पे, जिसमें से 35 पे जमानत जब्त हो जाती है। मणिपुर में वो चुनाव लड़ने नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार रिपीट करती है, उत्तराखंड में भी सरकार रिपीट करती है, गोवा में तीसरी बार रिपीट करती है, मणिपुर में रिपीट करती है, लेकिन फिर आप वर्चस्व की बात करते हो आम आदमी पार्टी की। मैं यही तो मेरा सवाल है। पंजाब में क्या दिक्कत हुई? देखिए, वो विषय अलग चला जाएगा, वरना आपको मैं वो भी बता सकता हूँ, सर खालिस्तानी में नहीं जा सकता। सर खालिस्तानी में फंड करते हैं।